कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। तो निकल आए गदर 2 से बाहर। ठीक है, अब पढ़ाई में गदर मचा दो। हैं, तो मेरा नाम है नवीन शर्मा और आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेके आया हूँ। आपको पता है ये सीरीज हमारी पॉलिटी की चल रही है और इसमें हम पॉलिटी को लगातार समझ रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आप पढ़ते रहिए और गदर 2 से अब बाहर आ जाइए, क्योंकि गदर 2 तो गई गई का मतलब अब वो निकल गई। अब आपको गदर मचाना है पढ़ाई में। ठीक है, पढ़ाई में गदर नहीं मचाएंगे तो कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, तो ऐसे ही कुछ कहानी आपकी हो जाएगी जिसमें दर्द ही दर्द होगा। और अभी पढ़ाई का समय है और आपको वो दर्द जीवन में नहीं उठाना है, इसीलिए आपको पढ़ाई में लगातार मेहनत करनी चाहिए। और चाहे कितना भी दर्द हो, अभी जो दर्द है वो झेल लीजिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बहुत होगा। ठीक है, वो शायद आपको महसूस इससे बहुत अधिक होगा और आप उसको झेल भी ना पाए। ठीक है, क्योंकि जीवन का जो दर्द है अगर आपके हाथ में कामयाबी नहीं है, आपके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है और आप तो जीवन जीविका चलाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आज हम लोग पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ लिया था राज्यसभा को, तो आपको पता है आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम लोकसभा पढ़ेंगे। अब राज्यसभा लोकसभा दो सदनों के बारे में हमने पढ़ा था। संसद की चर्चा कर रहे हैं हम। संसद में दो सदन है हमारे, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो उच्च सदन हमारा कौन सा हो गया, राज्यसभा। उसके बाद हमारा निम्न सदन कौन सा है, निम्न सदन की बात करने वाले हैं, लोकसभा। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल्स। एक तरह से लोकसभा, लोक और सभा, इनको दोनों को देखेंगे, लोक प्लस सभा। ठीक है, लोक अलग हो गया, लोक का मतलब लोगों का और सभा मतलब सभा। ये लोगों की सभा है, इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं। मतलब कहने का है भारत में जो लोग रहते हैं ये लोगों का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, लोकसभा, क्योंकि इसका जो निर्वाचन है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से कौन करते हैं, ये भारत के लोग करते हैं। तो लोकसभा का जिक्र, और आपको पता है जो संसद के लिए 3 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन से हमारे, एक तो 79, एक हो गया 80 और 81। उसमें से 79 में आप जानते हैं क्या है, संसद। उसके बाद इसमें क्या है, राज्यसभा। और हमारा 81 में क्या है, लोकसभा। अब इनका एक एक अगर अक्षर उठा लो तो सरला याद कर लो। ठीक है, ये संसद हो गया, राज्यसभा हो गई और लोकसभा। ये तीनों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीनों आर्टिकल आपको याद होने ही चाहिए। आज हम जिक्र करने वाले हैं लोकसभा के बारे में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लोकसभा को। सबसे पहला, जो लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन है। ठीक है, तो ये जनता द्वारा निर्वाचित होता है, अभी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि लोग और सभा, लोगों की सभा है ये। ठीक है, तो ये जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से वोट करती है। वहीं राज्यसभा की अगर हम बात कर लें, जिसे हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो उसमें क्या होता है कि वो लोगों द्वारा नहीं है, वो लोगों के द्वारा चुने गए जो हमारे विधानसभा के मेंबर होते हैं, उन वो चुनते हैं, किस वो वोटिंग करते हैं किसके लिए, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनके लिए। तो इसीलिए ये क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं लोगों के द्वारा। उसके बाद भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था और ये कितने लोगों के लिए हुआ था, तो ये याद रखेंगे, ये 489 सीटों के लिए जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था वो इतनी सीटों के लिए हुआ था। और ये कब हुआ था, तो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य। कहने का मतलब ये है, जब लोकसभा डायरेक्ट चुनी जाती है लोगों के द्वारा, तो हर जगह एक साथ चुनाव हो नहीं सकते, पूरे देश में एक साथ चुनाव नहीं हो सकते, तो अलग अलग चरण में अलग अलग चुनाव होते हैं। तो ये चुनाव की प्रक्रिया है, काफी समय तक चलती है। तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अक्टूबर 1951 से चलकर फरवरी 1952 तक चली थी, जो पहले हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो हमें ये याद रखना है कि पहले हमारी लोकसभा का गठन या पहली लोकसभा के चुनाव कब से कब तक हुए थे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं और लोकसभा से रिलेटेड जो भी हमारे प्रावधान है। 13 मई 1952 को पहले आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था। अब प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था, ये हमें याद रखना है, 13 मई 1952 को हमारा लोकसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था, क्योंकि पहले लोकसभा का गठन हुआ था और 1951 से 1952 के बीच इसके चुनाव हुए। उसके बाद 13 मई 1952 में पहली जो लोकसभा थी उसका सत्र
प्रारंभ हुआ था, जो पहला सत्र था। लोकसभा के निर्वाचन के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो इसका चुनाव कैसे किया जाता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है? तो वैसे चुनाव होना संभव नहीं है कि एक साथ सभी लोग वोट कर दें, उसके लिए कुछ लोकसभा क्षेत्रों को बांटा गया है। जो लोकसभा के हमारे मेंबर हैं, आप जानते हैं 550 सीटों का प्रावधान है वर्तमान में। तो 550 सीटों का जो प्रावधान है वो 550 सीटों में से क्या है, ये चुने जाएंगे 550 लोग। अब ये किस आधार पर चुने जाएंगे या 550 सीटें ही क्यों रखी गई? तो ये इस आधार पर रखी गई, ये 550 सीटें तो हैं, लेकिन जो जनसंख्या होगी, जो जनसंख्या वाले निर्वाचित क्षेत्र हैं लगभग समान जनसंख्या के एक क्षेत्र को एक लोकसभा क्षेत्र उन्होंने बना दिया। और इसी तरह से 550 सीटें हमारे जो संविधान है या हमारी जो लोकसभा है उसमें 550 सीटों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कैसा होता है, समान जनसंख्या के आधार पर होता है जो सीटों का आवंटन है। उसके बाद संविधान में प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा और राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः समायोजन का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जब भी जनसंख्या होगी वो जनगणना होगी, जब भी हमारी जनगणना होती है तो जनगणना के बाद क्या होता है, हर जनगणना में क्या होता है हमारे देश में, क्योंकि आप जानते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होती है हर वर्ष, तो जनसंख्या में वृद्धि लगभग हर जगह अलग अलग होती है। किसी स्थान पे जनसंख्या में अधिक वृद्धि होती है, किसी स्थान पे कम वृद्धि होती है और किसी स्थान पे जनसंख्या में कमी भी आती है। तो ये सारे आंकड़े अलग अलग वेरी करते हैं। तो ये वेरी करने की वजह से क्या होता है, जब जनगणना होती है उसके तुरंत बाद फिर से जो लोकसभा के जो क्षेत्र हैं जो बांटे गए हैं उनका फिर से समायोजन होता है, क्योंकि कहीं पे जनसंख्या अधिक हो चुकी होगी जो हमने पहले अनुपात में बांटा था। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके कुछ क्षेत्र को इधर उधर करना हो सकता है, क्योंकि कहीं पे हो सकता है जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ गई हो या कहीं पे जनसंख्या क्या हो, डाउनफॉल चला गया हो। ऐसा हालांकि कम ही होता है कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो वो ना हो, अधिकतर स्थानों पे क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि ही होती है। तो इसीलिए क्या होता है, और ये प्रावधान किसमें किया गया है, तो ये प्रावधान हमारा अनुच्छेद 82 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जो जनगणना होगी उसके बाद फिर से लोकसभा का जो क्षेत्र होगा उसको समायोजित किया जाएगा या उस क्षेत्र को फिर से क्या किया जाएगा, क्योंकि नई जनसंख्या जनगणना के जो आंकड़े आएंगे उनके हिसाब से उन क्षेत्रों को हम बांटेंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है, और इसका प्रावधान जो हमारा अनुच्छेद 82 है उसमें किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 84वीं और 87वीं संविधान संशोधन विधेयक द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जब तक 2026 के पश्चात की गई जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जब तक 2026 की जनगणना जो होगी आगे उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक क्या होगा, राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। जो राज्य हैं, राज्यों में जो प्रतिनिधित्व रहेगा जनगणना के अनुसार या लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व रहेगा वो 1971 की जनगणना के आधार पर चलेगा। तो अगर हम वर्तमान समय में बात करें कि अभी जो जनगणना है कौन सी जनगणना को आधार वर्ष माना गया है, तो 1971 की जनगणना को आधार माना गया है, उसी आधार पे हमारे लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। उसके बाद राज्यों के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। और जो राज्यों के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन होगा, जो प्रदेश है, कोई भी राज्य है, उस राज्य में जो भी लोकसभा की सीट है उनका आवंटन किस आधार पे होगा, तो वो यहाँ पे कौन सी 2001 की जनगणना का यूज करेंगे। तो कुल मिला के जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है वो 1971 की जनगणना के आधार पर, और जो राज्यों के भीतर अपना प्रादेशिक जो लोकसभा की सीटों का आवंटन होगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। और ये प्रावधान किए गए हैं किसमें, 84 और 87वें संविधान संशोधन में। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन पूछा गया, आप इन्हें याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। लोकसभा का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ये अभी हम बात कर चुके हैं। अगर लोकसभा में हम वोट डालने की बात करें तो आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 18 वर्ष के हैं, 18 वर्ष आपने पूरा कर लिया है और वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आप मतदान करने के लिए वैलिड हैं, आप मतदान कर सकते हैं लोकसभा के चुनाव में। ठीक है, और भारत के नागरिक तो होने ही चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मत का मूल्य बराबर होगा।
अब यहाँ पे एक और बात है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होगा उसके मत का मूल्य बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो वैल्यू है प्रत्येक आदमी के मत की बराबर होगी। उसके बाद भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष अधिक या मतदाता सूची में जिसका नाम दर्ज है, तो ये बात अभी हम कर चुके हैं। तो अगर आपको वोट करना है लोकसभा में तो उसके लिए 18 वर्ष तो आपने आयु पूरी कर ली हो और मतदाता सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है, तब आप वोट कर पाएंगे। उसके बाद लोकसभा में निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो मिनिमम मतलब रिक्वायरमेंट है ही। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये याद रखेंगे। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 84 में किया गया है, ठीक है। जो लोकसभा में अगर किसी व्यक्ति को निर्वाचित होना है तो निर्वाचन के लिए उसे या उम्मीदवारी के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और ये प्रावधान अनुच्छेद 84 में हमारा किया गया है। क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो पीएम होते हैं, आप जानते हैं पीएम होते हैं। इसीलिए पीएम के लिए भी जो आयु होती है निर्धारित वो कितनी होती है, 25 वर्ष, ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता पीएम होते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री की जो आयु होती है मिनिमम आयु या कह सकते हैं निम्नतम आयु कितनी चाहिए, तो 25 वर्ष आयु उन्होंने पूरी कर ली हो, तभी आप प्रधानमंत्री निर्वाचित हो सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोकसभा की संरचना की। तो लोकसभा की संरचना भाई किस प्रकार की है, अभी वर्तमान में कितनी सीटें किसको दी गई हैं, ये संरचना हमें याद रखनी चाहिए और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी है, 550, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जिनमें से राज्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी है, 530। अगर हम राज्यों की बात कर लें तो 530 वहां से आएंगे, और संघ शासित प्रदेशों से बात कर लें तो 20, जो 20 सदस्य हैं हमारे वो कहां से आएंगे, संघ शासित प्रदेशों से। उसके बाद आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद प्रतिनिधियों, मतलब मनोनयन का प्रावधान था, 2 सदस्य आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब ये मनोनीत नहीं किए जाते हैं। अब इनका मनोनयन है वो रोक दिया गया है। कब से रोक दिया गया है, तो इसे निरस्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये 2019 में हुआ था। तो 2019 के 104वें संशोधन अधिनियम के द्वारा आंग्ल भारतीय जो समुदाय थे उनमें जो 2 सीटें इसमें रिजर्व की जाती थी, तो उसका प्रावधान अब क्या है, समाप्त कर दिया गया। समाप्त नहीं किया गया, ऐसा था कि हर संविधान संशोधन के बाद क्या होता था, ये प्रावधान 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था। तो इस बार क्या हुआ कि जो अनुसूचित SC ST का जो रिजर्वेशन है वो तो बढ़ा दिया गया अगले 10 वर्ष के लिए, लेकिन इसके बारे में इसको वहीं पर रोक दिया गया और इसके जो प्रावधान है, इसका जो आरक्षण है उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ये याद रखेंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय जो था उसकी 2 सीटें पहले रिजर्व होती थी और इस तरह से कुल 552 हो जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, 550 सीटें, क्योंकि जो 2 सीटें थी वो हमने हटा दी, या उनका जो मनोनयन होता था राष्ट्रपति के द्वारा, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोग मनोनीत किए जाते थे, वो अब उसका प्रावधान नहीं रह गया, ठीक है, या उसको हमने आगे 10 साल के लिए नहीं बढ़ाया। अब आरक्षण की बात यहाँ पे कर लेते हैं। संविधान संशोधन 104वां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रावधान है। कहने का मतलब ये है कि हर 10 साल में एक संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है, लोकसभा में SC ST क्षेत्रों का जो आरक्षण होता है उसको हम 10 वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं। स्टार्टिंग में ये प्रावधान किया गया था, ये संशोधन के द्वारा 10 वर्ष बढ़ाया गया था। उसके बाद से ये हर 10 वर्ष के बाद एक संशोधन अधिनियम आता है, और उसके बाद जो प्रावधान है SC ST का और आंग्ल भारतीयों का अभी तक होता था, तो उसको हम 10 वर्ष के लिए बढ़ा देते थे। लेकिन इस बार क्या किया कि जो आंग्ल भारतीय थे उनके रिजर्वेशन को हमने आगे नहीं बढ़ाया, और जो हमारा SC ST का रिजर्वेशन था उसको हमने 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। तो अब ये 2030 तक जो रिजर्वेशन है वो इसी तरह से चलेगा। उसके बाद फिर से एक संशोधन अधिनियम आएगा और उसके बाद फिर से ये 10 वर्ष के लिए इसी तरह से आगे क्रम जारी रहेगा। वहीं संसद में एंग्लो इंडियन कोटे को भी खत्म करने का बिल में प्रावधान है। बता दें कि 70 साल के इस समुदाय 2 सदस्य सदन में प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। पिछले 70 सालों से 2 जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते थे वो लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि थे, लेकिन अब इनको समाप्त कर दिया गया। आगे बात कर लेते हैं
अनुच्छेद 330 में ये प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान को देख लेना है। प्रारंभ में ये व्यवस्था 10 वर्षों के लिए की गई थी, पर विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा इसे 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ये अभी डिस्कस हम कर चुके हैं। प्रारंभ में ये 10 वर्ष के लिए व्यवस्था की गई थी और ये प्रावधान 330 अनुच्छेद में है। ये पूछा जा सकता है कि जो SC/ST क्षेत्रों का रिजर्वेशन है, SC/ST समुदाय का रिजर्वेशन है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में, तो वो कौन से आर्टिकल में है, तो ये कौन से 330 आर्टिकल में आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कार्यकाल को। तो सदस्यों का कार्यकाल क्योंकि पता है आपको कि निर्वाचित जब से लोकसभा होगी और उसका पहला सत्र होगा तब से लेकर 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, जो भी सदस्य निर्वाचित होते हैं, और 5 वर्ष के बाद लोकसभा जो है वो अपने आप भंग हो जाती है, ठीक है, लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से 5 साल का होता है, उसके बाद 5 वर्षों के पश्चात इसका स्वतः विघटन हो जाता है। ये अनुच्छेद 83 में दे रखा है। अनुच्छेद 83 को आपको याद रखना है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा 5 वर्ष के बाद स्वतः विघटित हो जाएगी, इसका प्रावधान है। तो ये याद रखना है आपको। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 83 में, अनुच्छेद 83 में प्रावधान किया गया कि 5 वर्ष के बाद वो स्वतः विघटित हो जाएगी। उसके बाद आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। अब आपातकाल के दौरान, क्योंकि आप जानते हैं कि आपातकाल की अगर स्थिति होगी तो उस कंडीशन में चुनाव कराना संभव नहीं होगा। तो जब चुनाव कराना संभव नहीं होगा तो क्या लोकसभा भंग हो जाएगी? लेकिन भंग नहीं करनी है, क्योंकि उसमें कुछ प्रावधान, कुछ नियम कानून और देश का शासन चलाने की आवश्यकता तो होगी। वो एक विपरीत परिस्थिति है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें ये प्रावधान किया गया है कि एक बार में लोकसभा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ सकती है। आपातकाल के दौरान संसद क्या कर सकती है, जो लोकसभा है उसका कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा देती है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है और इसकी कोई अवधि नहीं दे रखी है कि कितनी बार बढ़ाया जा सकता है। अगर ये जैसे आपातकाल है, ये बढ़ता रहे, आगे ये चलता रहे, तो इसको बार बार संसद 1-1 साल के लिए बढ़ा सकती है हर बार। लेकिन इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि ये कितने सालों तक ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये आपातकाल की स्थिति को कहा गया है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर कही गई है संविधान में कि जब भी आपातकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद 6 महीने से अधिक तक इसका कार्यकाल नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर आपातकाल समाप्त हो गया है तो लोकसभा को जो कार्यकाल बढ़ाया गया था वो अगले आने वाले 6 महीने में समाप्त हो जाएगा, अगर आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद। तो ये कहा गया है, ठीक है। बाकी आपातकाल कितना भी लंबा चले, उस कंडीशन में लोकसभा की जो अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा उसके 6 महीने के बाद लोकसभा का जो कार्यकाल है वो भी समाप्त हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। यही यहाँ पे दिया गया है। बढ़ाए जाने की उच्चतम सीमा संविधान में निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। तो कितने बार बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। पर अनुच्छेद 83 में ये कहा गया है कि आपातकाल की उद्घोषणा लागू न रहने पर लोकसभा की अवधि विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा, ठीक है। जब आपातकाल लागू नहीं रहेगा तो उसके बाद 6 महीने से अधिक जो लोकसभा है उसका विस्तार नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी प्रावधान इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं उन्हें आप याद रखेंगे और ये प्रावधान है, ये एक एक स्टेटमेंट के रूप में आ जाते हैं, उन्हें भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं और क्या प्रावधान है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसे नियत अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। अगर मंत्रिमंडल ऐसी सिफारिश कर दे लोकसभा के बारे में तो इसे नियत अवधि से पूर्व, जो 5 साल की अवधि है उससे पहले भी इसे विघटित किया जा सकता है। किसके द्वारा विघटित किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आप जानते हैं कि जो हमारा राज्यसभा है वो कभी भी विघटित नहीं होता है, वो एक ऐसा स्थायी सदन है, जबकि ये कैसा है? अस्थायी सदन है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एक अस्थायी सदन है। वो हमारा उच्च सदन होता है राज्यसभा, ये हमारा निम्न सदन है, ठीक है। और ये हमारा हाउस ऑफ पीपल्स है, मतलब लोगों की सभा है, लोकसभा इसको बोलते हैं, ठीक। याद रखेंगे, इसे विघटित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पे? तो मंत्रिमंडल की सलाह पर। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 85(2)(v) के तहत राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही इसका विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले इसका विघटन कर सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 85(2)(v) में दे रखा है। 85(2)(v) या 85(2)(ख) इसको बोलेंगे। तो इसमें इसका प्रावधान किया गया है। ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 85।
मतलब आर्टिकल 85 और ये 2V, इसको आप याद रखेंगे। इसमें प्रावधान किया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो पहले भी इसका विघटन कर सकते हैं लोकसभा का। उसके बाद तथापि सामान्य स्थितियों में ऐसा वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करता है। अगर सामान्य स्थिति है तो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल है उसी की सलाह पर ऐसे किया जाता है, ठीक है। बाकी ऐसा जो विशेष परिस्थितियां हैं उनमें नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि लोकसभा में कौन कौन से राज्य को कितनी कितनी सीटें मिली हैं। अभी तक लोकसभा से संबंधित लगभग हमने प्रावधानों को समझ लिया है, ठीक है, और इन्हीं से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रतिनिधित्व किस राज्य का कितना है। तो एक तो सर्वाधिक वाला हमें याद रखना है, आपको पता है सर्वाधिक किसके पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास है लोकसभा में सीटें, ये 80 सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं। उसके बाद हम लगातार देख लेते हैं इनको। आप अपने प्रदेश की याद रखिएगा, जहां से भी आप संबंधित हो आपको अपने प्रदेश की सीटें याद होनी चाहिए, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सीटें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद महाराष्ट्र के पास 48 है, आंध्र प्रदेश के पास 25 है, पश्चिम बंगाल के पास 42 है, बिहार के पास 40 है, तमिलनाडु के पास 39 है, मध्य प्रदेश के पास 29 है, कर्नाटक के पास 28 है, गुजरात के पास 26 है, राजस्थान के पास 25 सीटें हैं, और उड़ीसा के पास 21 सीटें हैं, केरल के पास 20 सीटें हैं, तेलंगाना के पास 17 सीटें हैं, झारखंड के पास 14 सीटें हैं, असम के पास 14 सीटें हैं, पंजाब के पास 13 हैं, और छत्तीसगढ़ के पास 12 सीटें हैं, हरियाणा के पास 10 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर के पास 6 सीटें हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश के पास 4 सीटें हैं, मेघालय के पास 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश के पास 2 हैं, गोवा के पास 2 हैं, मणिपुर के पास 2 है, त्रिपुरा के पास भी 2 है, और सिक्किम के पास 1 है, नागालैंड के पास 1 है, मिजोरम के पास भी 1 है, ठीक है। तो ये सब सीटें हो गई राज्यों की। उसके बाद संघीय क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। दिल्ली के पास 7 है, पौंडुचेरी के पास 1 है, चंडीगढ़ के पास 1 है, दादर नागर हवेली के पास 1 है, अंडमान निकोबार के पास 1 है, लक्षद्वीप के पास 1 है, दमन द्वीप के पास 1 है। तो अभी ये मिला दिए गए हैं दादर और नागर हवेली, तो इनके पास अब मिलाकर सीटें हो जाएंगी। बाकी ये जो जम्मू कश्मीर है ये हमारा क्या बना दिया गया है, अब इसको यूटी बना दिया गया है, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे, ठीक है। बाकी ये सीटें आप अपने राज्य की याद कर लीजिएगा, ये मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी लोग हैं तो वो उत्तर प्रदेश की याद रख लेंगे, और जो भी जहां से संबंधित है वो वहां की सीटें अपनी याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने लोकसभा को समझ लिया, ठीक है, लोकसभा के जो भी प्रावधान थे। इससे पहले हम राज्यसभा को समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारी संसद है, पूरी संसद में कौन कौन से प्रावधान है, संसद के कौन कौन सी जो हमारी कार्यवाहियां चलती हैं, कौन कौन से प्रश्न काल होते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पे, कौन कौन से विधेयक पारित होते हैं, विधेयक कैसे पारित होते हैं, और जो भी उससे संबंधित हमारी शब्दावलियां हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो संसद का जिक्र करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज हमने लोकसभा को अच्छे से समझा, लोकसभा से सभी क्वेश्चन लगभग इसमें मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोस आगे आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।